नारी शक्ति का प्रतीक हमारे साथ हैं और शक्ति की उपासक भी हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से आप में? जैसा कि आपने अभी कहा कि शक्ति की उपासक, तो शक्ति की साधना ही मेरी ऊर्जा का सूत्र है। जब जब मुझे अपने आप में कहीं पर कमजोरी महसूस होती है तो मैं माँ को याद करती हूँ और शक्ति की उपासना से वो सारी ऊर्जा मुझे मिल जाती है उसी समय जी। और दूसरी ऊर्जा का मेरा सूत्र है मेरे बच्चों की मुस्कुराहट। जो मैं अंबाजी में जाती हूँ तो वहाँ जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके आंखों में देखती हूँ तो एक तो उम्मीदें और दूसरी उनके चेहरों की मुस्कुराहट। उम्मीदों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनकी उम्मीदों को पूरा करना है और अगर उम्मीदें उनकी पूरी करनी है तो ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा फिर से मुझे माँ वहाँ पे दे देती है। बिल्कुल। इस तरह से मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। बच्चों के साथ जुड़ने की वजह से शायद बहुत ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक फील करती हूँ उन बच्चों की वजह से। इतने सारे बच्चों को आपने नवजीवन प्रदान किया है, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इस अगर संस्था की बात करें, ये बहुत बड़ी संस्था है और अपने आप में जब आपने विचार किया होगा कि मुझे ये संस्था को चलाना है या शुरुआत करनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। मतलब जीवन को झोंक देने का काम है ये तो। इसमें ऐसा है अर्चना कि ये शायद जीवन का एक मेरे लिए कोई प्लानिंग या कोई सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अंबाजी मैं साल में एक बार पैदल चल के जाती हूँ। खेड ब्रह्मा से अंबाजी करीब करीब 16-17 साल हो गए होंगे मुझे। वाह। और मे बी मोर देन दिस मच ईयर। तो वहाँ जब मैं चलना शुरू करती हूँ ना तो मैंने देखा कि 2-3 सालों के बाद मैं छोटे बच्चों से वहाँ पे उनके घरों में देखना, उनकी ज़िंदगियों को देखना, उन बच्चों को रोड पे एक ग्रुप में खड़े होते हुए देखती थी, उनसे बातें करती थी और कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि वो बच्चे कुछ भी मांगते नहीं हैं। मैं उन्हें चॉकलेट देती थी या मैं कोई भी चीज़ उनके हाथ में देना जब भी चाहती थी तो बहुत मुश्किल से वो हाथ फैलाते थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा और नया अनुभव था इस चीज़ का कि एक बच्चा दिसंबर के महीने में जब हमने 3-3 गर्म कपड़े पहन रखे हैं और हमारे सामने में बगैर कपड़ों के एक बच्चा खड़ा है करीब 4 साल का, लेकिन जब मैं उस बच्चे को कुछ देना चाही तो उसने हाथ नहीं फैलाया। और उस अनुभव ने मुझे उनके साथ जैसे मेरी आत्मा को कनेक्ट कर दिया कि इन्हें ज़रूरत है किसी ऐसे रास्ते की जो कोई उंगली पकड़ के इन्हें चलाए। वहाँ से मैंने अपनी यात्रा में माँ से हर बार जब मैं मंदिर में गई तो मैंने एक ही प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा रास्ता दो जिससे कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। और धीरे धीरे मैं वहाँ पर इन बच्चों से, उनके जीवन में उनके माता पिता से, उस क्षेत्र में रहने वाले करीब करीब सभी लोगों से मेरा जुड़ना शुरू हो गया और एक नई मेरे जीवन की यात्रा शुरू हो गई क्योंकि उनके जीवन को बदलना था। और वहाँ से शुरू हुआ मेरे सामने चुनौतियों का एक दौर। जब मैंने देखा कि उन बच्चों के उम्र का उन्हें नहीं पता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि उनकी उम्र क्या है, उन बच्चों के कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, उन बच्चों के कोई घर नहीं थे, उनके पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं थी, पहाड़ों में एक यहाँ एक वहाँ करीब प्लास्टिक की छत के नीचे वो रहते थे। तो ये सब कुछ जैसे जैसे मैं जानती चली गई मैं उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ती चली गई। और मैंने मन में मेरे एक आया निश्चय कि मुझे इनका जीवन बदलना है। मैंने वहाँ से उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए सारी कोशिशें शुरू कर दी। उनके हेल्थ चेकअप करवाए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, कॉरपोरेशन स्कूल में उनको एडमिशन्स करवाया। वहाँ से वो भाग जाते थे क्योंकि उन्हें स्कूल में रहने की आदत नहीं थी। तो हमें मालूम पड़ा कि इन बच्चों को इस तरह से एक जेल जैसा लगता है कि स्कूल मतलब हमारे लिए जेल। तो हमने वहाँ पे कुछ पंडित जो कि बीएड किए हुए थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इन बच्चों को दिन में 2 घंटा सिर्फ अक्षर ज्ञान जिसको कहते हैं कि अगर आप इन बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाओ, क्योंकि एकदम से स्कूल में ले जाके देखी कि वो भाग जाते थे। मुझे माँ की कृपा से ऐसे पंडित भी मिले जिन्होंने करीब करीब 1 साल उन बच्चों को एक खुले चबूतरे पे बुलाना शुरू किया और उन्हें गा के और कहानियाँ सुना के और उन्हें अक्षर से जोड़ना शुरू किया। और मेरे लिए सबसे सुखद आश्चर्य ये था कि 1 साल के अंदर वो समय से पहले वहाँ आके बैठने लगे। वाह।
तो हमें लगा कि अब ये बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल में जाने के लिए, अब रुचि लेने लगे। रुचि लेने लगे। तो वो ये यात्रा शुरू हुई करीब करीब 35 बच्चों से। 35 बच्चे थे, कुछ बच्चे अनाथ भी थे उसमें। उन बच्चों को हमने स्कूल तक जब पहुंचाया तो हमें लगा कि अब ये बच्चे आने और जाने में करीब करीब 2 घंटा इनका चला जाता है, क्योंकि गब्बर से अंबाजी और अंबाजी से गब्बर। तो फिर हमने उनके लिए बसेस, ट्रांसपोर्टेशंस का एक पूरा फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिया, सुविधा दी। पिकअप पॉइंट बनाया जहाँ पे वो सब बच्चे आ जाते थे, वहाँ से उन्हें स्कूल तक लेके जाते थे। लेकिन जब वो घर आते थे तो फिर उसी माहौल में वो कहीं ना कहीं वापस से उसी माहौल में कनेक्ट हो जाते थे, जिससे हमें उन्हें निकालना था। बिल्कुल। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए पूरा ही दायित्व ले लें और एक हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ स्कूल, फिर इनके अंदर जो भी भगवान से मिली हुई जितना भी इनके पास पोटेंशियल है उसको हम कैसे बाहर लाए। तो हमने वहाँ से एक नई यात्रा शुरू की। हमने और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत नवीन है ये सब सुनना, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, वो अपने खुद के 1 बच्चे या 2 बच्चे इसको पालने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और वही उनका प्रश्न होता है कि मैं इनका ही भला कर पाऊँ तो बहुत है। तो आपने जो शुरुआत की थी, मतलब जब शुरुआत की होगी, क्या आपने सोचा था कि 100 बच्चों और आज 150 बच्चों के जीवन को आप बदल के रख देंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे मन में या दिमाग में नहीं आया था। उस वक्त जो वो 30-35 मासूम चेहरे थे मेरे सामने, मेरे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था उन चेहरों पे मुस्कुराहट लाना। और मैंने उसके लिए रात और दिन हमारी टीम बनती चली गई। श्री शक्ति सेवा केंद्र जो हमारा NGO है वो वहाँ से बना, और उस NGO के माध्यम से हम लोगों ने एक बहुत प्रॉपर सुविधाओं के साथ हॉस्टल बनाया, स्कूल में उनके एडमिशन्स करवाए। बैग पाइपर के जो प्रॉपर ट्रेनर होते हैं उन्हें दिल्ली से बुलाया, जो उनकी ट्रेनिंग करते थे। और ये बैग पाइपर का इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने जब उन बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उन बच्चों का सबका ये कहना था कि हमें फौज में जाना है। वाह! तो देश के लिए जो उनका जुड़ा हुआ जज्बा था वो मेरे लिए बहुत ही एक आश्चर्य भी था, और मुझे लगा कि ये बच्चे पुलिस में या फौज में ही जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैंड के थ्रू एटलीस्ट उनके अंदर का जो एक जज्बा है वो बाहर आएगा जब वो बैंड बजाएंगे। तो हमने बैग पाइपर बैंड की ट्रेनिंग उनको देनी शुरू की, और अनबिलीवेबल तरीके से उन बच्चों ने जो परफॉर्म किया, जो हम कभी सोच नहीं सकते। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की जो प्रैक्टिस होती है वो कभी थके ही नहीं, कभी बैठे नहीं, और बहुत सारे उसमें उन्होंने अचीवमेंट लिए हैं। और जिसमें कि 15 अगस्त को उन्हें बुलाया गया तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे। फिर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब वहाँ आए तो हमें कलेक्टर ने कहा कि भाई आपके बच्चों को क्यों ना उनका वेलकम करने के लिए हम वहाँ ले जाएं। हमारे बच्चे वहाँ भी गए तो उन्होंने उन्हें मतलब लोगों के प्रभाव में वो नहीं आते, वो अपने ही ऑरा में होते हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जब उनके बैंड पे लिखा हुआ था भिक्षा नहीं शिक्षा, तो प्राइम मिनिस्टर खुद चल के उनके पास आए और उन्होंने उन बच्चों से बात की कि तुम्हारे बैंड पे क्या लिखा हुआ है। और ये कोई प्रिपरेशंस नहीं था उनके लिए, पर उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने बोला कि भिक्षा नहीं शिक्षा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि सर हम भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए थे और आज हम ये बैग पाइपर बैंड लेके आपके सामने खड़े हैं। वाह। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आगे क्या करोगे। तो हमारे बच्चों ने कहा कि अब न तो हम कभी भिक्षावृत्ति में जुड़ेंगे और न ही अंबाजी में किसी को भिक्षावृत्ति में जुड़ा हुआ रहने देंगे। बढ़िया। तो उससे उनका आत्मविश्वास जो बढ़ा ना, वो हमें वहाँ पे देखने को मिला। आपने जो बात कही है कि जब लोगों का हाथ पकड़ा जाता है तो यही कि उनकी मदद कर दें, उन्हें खाने के लिए एक वक्त की रोटी दे दें या उन्हें कुछ सिखा दें, लेकिन आपने जो किया है वो अनेकों कदम आपने उनको आगे बढ़ा के रख दिया है जीवन में। जो आप बता रहे हो कि हॉस्टल वहाँ पर फॉर्म करना, उसके साथ साथ बैंड होना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो जब मेडल्स जीत के आए, कैसी खुशी होती है देख के, कैसा महसूस होता है? देखो, सबसे और एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि जब अंबाजी आप जाओगे जी, फरवरी और मार्च के महीने में, तो आप देखेंगे कि
केसू के जो फूल होते हैं उसकी बास्केट लेकर के ये बच्चे रोड पे खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अब आप इनके जीवन के पीछे का वो उनकी हार्डवर्किंग देखिए कि वो 40 फीट 30 फीट ऊंचे केसू के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से उन फूलों को वो एक बास्केट में तोड़ के नीचे लाते हैं और वो बास्केट लेके वो रोड पे खड़े होते हैं और पूरे दिन में 10 रुपए की एक बास्केट बेचने के लिए वो सुबह से शाम तक वहां खड़े रहते हैं। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी मेहनत के बदले में आपसे 10 रुपए का बास्केट देना चाहते हैं। उसमें भी लोग कहते हैं कि 8 रुपया ले लो। ऐसे भी मैंने देखे हैं कि गाड़ियां रुकती है और फिर वो लोग उन बच्चों को बोलते हैं कि आप 8 रुपये ले लो इसका। ऐसे बच्चों को जब हमने स्कूल से कनेक्ट किया और शिक्षा से कनेक्ट किया और उन बच्चों को जब हम यूनिफॉर्म में देखते हैं और बैकपाइप पर बैंड बजाते हुए देखते हैं और उनका जो अंदर का जोश है, जो उनका उत्साह है, उम्मीदों, जैसे उम्मीदों का एक बगीचा बन गया हो, हर तरफ मुझे आंखों में उम्मीदें नजर आती है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि क्या ये हम हैं, क्या लोग हमें इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं कि आज हमारे सामने में लोग हमें सुन रहे हैं। तो ये जो एक आत्मविश्वास जो उनका बढ़ा है, उससे सिलसिला शुरू हुआ कि हमारे सामने बच्चे एडमिशन्स के लिए आना शुरू हो गया, जिन बच्चों को लाने के लिए हमने साल भर इतनी मेहनत की कि वो भाग जाते थे स्कूल से, उसकी जगह हमारे पास आज 500 बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी स्कूल जाना है। तो 140 की जो ये संख्या आप बता रहे हो, ये मेरे लिए काल्पनिक थी, लेकिन बदलाव होता शुरू हुआ, क्योंकि जैसे जैसे निर्माण शुरू हुआ वैसे वैसे उनमें बदलाव भी शुरू हुआ। ये तो बच्चों की आपने बात कही है, पर मुझे पता है कि जैसे पुरुष कहते हैं ना कि एक पुरुष अपने घर को तारने का काम करता है, एक स्त्री जो होती है वो 2 कुलों को तारने का काम करती है। बिल्कुल वैसे एक बच्चा जो है वो अपने पूरे घर का भला करता होगा, क्योंकि जब ये स्कूल जाता है तो इसके घर में कितना बड़ा बदलाव आता होगा जब ये एजुकेशन ले रहा है। तो ये जो आपने सवाल किया, यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी जी कि हम बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके पूरे परिवारों को ही अडॉप्ट कर लिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा कि उनके परिवार में भी वो जज्बा है काम करने का, लेकिन किसी ने उन्हें राह नहीं दिखाई थी, जो कि उनके माँ जैसे उनकी मदर्स हैं, जो जितनी भी उनकी मदर्स है वो सब केसू के फूलों का भी पाउडर बना रही है, क्ले के ऊपर में मिट्टी के बर्तन बना रही है, माता जी की चुनरी बना रही है, जो कि श्री शक्ति सेवा केंद्र ने स्किल डेवलपमेंट में उनका एक पूरा वर्कशॉप जैसा बना दिया। और अब करीब 60 औरतें हैं जो हमारे यहाँ इस तरह का काम सीख रही है। और साथ ही साथ जो उनके घर के पिता वगैरह हैं उनको हम लोगों ने जैसे मनरेगा का काम कार्ड बनवा करके दिया, जिससे कि उनको डेली पैसे मिल सके मजदूरी करने से। उन्हें और भी कई तरह की हम स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कारपेंटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें अगरबत्ती बनाने का काम सिखा रहे हैं। उन्हें हमने गवर्नमेंट में भी इसके लिए अपने एप्लीकेशंस डाले हैं कि भाई आप किस तरह से हमें मदद कर सकते हो ऐसे लोगों को इससे बाहर लाने के लिए। तो हमने उनकी पूरी फैमिली को ही अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल। तो अब एक जो अलग ही दृश्य बदलता चला जा रहा है। जिस तरह से आप एक सेतु का काम कर रहे हैं, सरकार जो करना चाहती है, लोगों तक जो पहुंचाना चाहती है, आपने बीच में वो कार्य किया है। बहुत सारे एनजीओज वो भी अग्रसर हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल फिर आता है। उनको क्या सलाह देना चाहती हैं आप अपने एक्सपीरियंस से? देखिए अर्चना, एनजीओ सभी बहुत अच्छा काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी मदद से समाज में हर तबक्के के लोगों तक मदद पहुंचती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये जो अंबाजी का मेरा अनुभव रहा है, उसमें मैंने देखा कि जो पहाड़ों के बीच में रहने वाले ये आदिवासी और भरथरी परिवार है ना, इनके पास इनकी पहचान से जुड़ा हुआ एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। न ही इनके पास कोई आधार थे, न ही इनके कोई घर के रहने की जगह थी, न ही इनके पास बिजली के मीटर थे कि वो बिल दिखा सके। तो सरकार जितने भी सुविधाएं गरीबों को दे रही है, उन सुविधाओं से ये लोग वंचित थे। तो हमारे एनजीओ ने सबसे पहले करीब 1.5 साल हमें हो गया, हमने इनके आधार कार्ड
शुरू किए बनाने, वहाँ से फिर हमने मदद करना। मतलब ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंटेशंस में उन्हें नहीं पता, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के अलावा अब पेपर पे भी वो कहीं लिखेंगे बाली बैन, कहीं लिखेंगे बालूड़ी। सो वो जो एक स्पेलिंग का जो चेंज आता है तो उनके सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे ही संस्था के, हमारे एनजीओ के 3 से 4 लोगों की टीम ने वहाँ पे हमने यही काम उनसे शुरू करवाया कि आधार कार्ड है, उज्ज्वला का है, फिर मनरेगा के लिए है, फिर उनका आवक का दाखला है, आरोग्य आयुष्य कार्ड है, फिर मातृत्व योजना जो है। माने सरकार कितना कुछ दे रही है ये हमें भी पहली बार पता चला। और जब हमारे संस्था ने, एनजीओ ने उनको इसके सारे कार्ड्स और डॉक्यूमेंटेशंस करके जब दिए तो आज वो सारी सुविधाएं इन लोगों को मिलनी शुरू हो गई। और मैं एक चीज़ यहाँ बताना जरूर चाहूँगी कि सभी एनजीओज को अगर वो इस तरह थोड़ा समय दे तो न जाने कितनी सुविधाएं जो सरकार की है, क्योंकि सरकार के लिए भी संभव नहीं है कि वो हर जगह पहुंच पाए, लेकिन कहीं ऐसी जगहों पे हमें ऐसे लोग दिखते हैं तो हमें मैं मानती हूँ कि एनजीओज का पहला कर्तव्य है कि वो उन्हें मदद करें उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, जिससे कि उन्हें वो लाभ तो मिले जो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है उनको। यहाँ एक चीज़ और बताऊंगी कि पीएम आवास योजना, जो हमारे ये 33 घर थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, तो हमने पीएम आवास योजना में सबसे पहले उनके इलेक्ट्रिक बिल के लिए, इलेक्ट्रिक मीटर के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी उनको मिली तो हमें एक उम्मीद जगी कि अब क्यों ना इनको घर के लिए हम पीएम आवास योजना में कनेक्ट करें। और आप मानोगे नहीं, करीब करीब हमारे पूरे प्रोसीजर के 2 महीने के बाद ही हमें ये गुड न्यूज़ मिली कि इन 33 घरों को यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई, वो प्लॉटिंग देने वाले हैं। वाह। तो वो भी नवरात्रि का ही टाइम था, माँ की सबसे बड़ी कृपा हुई उन गरीबों पे। और ये जब उनको घर मिले तो फिर हमने 67 घरों का और एप्लीकेशंस किया, फिर हमने जलोत्रा में 100 घरों का एप्लीकेशंस किया, और आज करीब करीब 200 ऐसे घर हैं जो हम गवर्नमेंट की हेल्प से, हमारा एनजीओ करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए हर घर के ऊपर एक्स्ट्रा डाल रहा है, जिससे कि एक पक्की छत उन्हें हमेशा के लिए मिल जाए। और इससे बड़ा किसी का कोई सपना मैंने नहीं देखा कि जब उन घरों में वो गए 33 लोग, तो वो दिन कभी भी नहीं भूलने वाला दिन था। एक एनजीओ के लिए एक बहुत बड़ी सीख जो यहाँ पर कि आपने अपने उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए कोई कार्य शुरू किया था, लेकिन आपने एक 360 डेवलपमेंट करके दिखाया है जो कि आपके उद्देश्य से भी आगे बढ़ गए। वो कहते हैं ना कि जीवन में तो कोशिश तो कर, समय सफल बना देगा, ये वो वाली बात है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने इनको नए घरों में शिफ्ट किया तो हमने इनका जगह नहीं बदला, हमने जीवन बदलने के प्रयत्न शुरू किए। जैसे कि हमारे कुछ शिक्षक हैं जो सुबह जाते हैं और इन परिवारों को एक कॉमन ग्राउंड पे प्रेयर करवाते हैं, क्योंकि हमें उन्हें संस्कारों से जोड़ना था। और उन बच्चों को हाइजीन के, जैसे कि स्वच्छ भारत, तो यहाँ आसपास कहीं आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हमने करीब करीब 500 ऐसे प्लांट्स हैं जो उनके हाथों से वहाँ लगवाए हैं। तो एक इन्वायरमेंट को भी किस तरह से, मतलब कि आप कुदरत को कैसे अपने सराउंडिंग रख सकते हो, ये भी हमने उनको जोड़ा। और वो लोग आज खुद अपने काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पे आप जाएंगे तो इतना सुंदर वातावरण आपको मिलेगा जो एक रोल मॉडल है किसी भी पीएम आवास योजना के लिए। अगर मैं तो गवर्नमेंट से भी चाहूँगी कि वो वहाँ का पूरी जो दिनचर्या है वो दिखाए लोगों को, कि सिर्फ घर बना के देने तक हमारा दायित्व नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कुछ जानते नहीं है कि उन घरों में हमें रह के करना क्या है। तो उसके बाद भी एनजीओज का दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को जीवन जीने में मदद करे और जीवन बदलने में मदद करे, जो कि हम कर रहे हैं। घर जो है वो प्रेम और संस्कारों से बनता है, आप वो भी सींचने का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि सिर्फ 140 बच्चों को अभी तक मौका मिला है, पता नहीं न जाने कितने वहाँ पर बच्चे होंगे जो अभी भी इंतजारी में होंगे कि हमारा भी जीवन बदले। कुछ 500 बच्चे आपने बताया था जो करीब 500 और 500 से ज़्यादा, क्योंकि अब वहाँ पर एक क्रांति आ चुकी है शिक्षा को लेके, क्योंकि हमने वहाँ पे एक अभियान चलाया है, भिक्षा नहीं शिक्षा। भिक्षा नहीं शिक्षा जो अभियान है वो हमारा आज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है, जहाँ हम अंबाजी को संपूर्ण बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अंबाजी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो करीब करीब ऐसे 500 बच्चे हैं जिन्हें अगर हम स्कूल तक ले जाते हैं
तो हम गर्व के साथ ये कह पाएंगे कि अंबाजी के अंदर एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ जरूरत है लोगों के साथ और सहयोग की, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमने किया वो श्री शक्ति सेवा केंद्र ने अपने तरीके से हर चीज़ों को बनाया और सामना किया और लोगों की मदद मतलब कि अपने टीम की मदद से उसे पूरा किया। लेकिन अब हमें फंड रेजिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा। अब हमें समाज को भी ये बताना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आइए हमारे साथ जुड़िए और एक जीवन बदलने में हमारी मदद कीजिए। और अंबाजी जो माँ शक्ति का सबसे बड़ा जागृत धार्मिक स्थल है, शक्ति पीठ है, अगर वो बच्चों के भिक्षावृत्ति से संपूर्ण मुक्त हो जाता है तो इससे बड़ा गर्व, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म कर्म जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में, वो सारे पुण्य यही मिल जाएंगे एक ही जगह पे। बिल्कुल। तो आइए और आके अंबाजी को संपूर्ण बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने में हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि वो बच्चे हम सबके हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ किसी एक संस्था के नहीं हो सकते। मैं यहाँ चाहूँगी कि आप थोड़ा विशेष बताएं कि एक इंडिविजुअल या एक संस्था आपके साथ जुड़ के कैसे इस कार्य को और आगे हम ले जा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान में अगर आप जुड़ते हैं तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिया है। तो करीब करीब अंबाजी के भी लोकल 50 से 100 ऐसे सिविलियंस हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होकर के काम करना चाहते हैं। वैसे ही आज अहमदाबाद है और बड़े शहर हैं और बड़े सिटीज़ हैं, उन सब में अगर लोग आगे आए तो इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और एडॉप्टेशंस के भी पूरे प्रोसीजर्स और क्लियरिटी हमारी संस्था की तरफ से बनी हुई है कि आप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, आप बच्चे को स्पोर्ट्स में, कुछ बच्चे पता है आपको नेशनल और स्टेट लेवल पे परफॉर्म किए हैं, तो उनके हर तरह से मदद की ज़रूरत है, वो भी आगे आना चाहते हैं। तो आप जिस तरह से बच्चे को मदद करना चाहें एजुकेशन में, उन्हें खाना दे के, उनके हॉस्टल का पूरा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप जुड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे ला सकते हैं, म्यूज़िक में ला सकते हैं, बैक पाइपर बैंड में ला सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी सर्च करें तो उन्हें इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। बट हमें ज़रूरत है अब हाथों की जो हमें मदद करे, और ऐसे 500,000 बच्चों को हम बाहर लाएं और अंबाजी को पूरा भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाएं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हुए आपने दिल खोल के बात की है, और आपके सारे कार्य लोगों की आंखों के सामने हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर ज़रूरत पड़े तो अब सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। तो ये आपने यू हैव डन योर बिट, नाउ इट इज़ फॉर द वर्ल्ड टू डू। और वो कहते हैं कि किसी की मदद कर देना, और जब करना तो हद कर देना। तो आपने वही हद पार कर दी है और अब लोगों की बारी है। आपके साथ और लोग जुड़े। मोर पावर टू यू मैम, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच। एक बात ज़रूर है, मेरा परिवार जी, मेरे साथ, मेरे जुड़ के काम करने वाली टीम, उन लोगों के बगैर मैं अधूरी हूँ। और मैं तुम्हारा धन्यवाद कहने के साथ साथ उन लोगों को भी धन्यवाद कहूँगी जो लोग हर कदम पे मेरे साथ जुड़े हैं और इस कार्य में मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। जय अम्बे। जय जय अम्बे।